नमस्कार दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री विद सौम में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में मैं नेशनल इनकम तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज का टॉपिक है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट अगर जल्दी कवर हो जाता है तो इसके बाद में मैं कुजनेट कर्व और ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले ज़रूरी है कि इसको समझें। लेकिन देखिए, ये जो टॉपिक है इसको इस हिसाब से पढ़ना है कि ये टॉपिक मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो आने वाले समय में जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और इसके क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि इसके कई क्वेश्चन आ जाएंगे, कई क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है। अब चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, और यहाँ तक कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों को समझने के लिए चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। पहले समझते हैं ग्रोथ को। देखिए, एक समय ऐसा था जब ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही माना जाता था, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अब इसको अलग अलग कर दिया है। न सिर्फ अर्थशास्त्रियों ने बल्कि समाज शास्त्रियों का भी इसमें अहम योगदान रहा है इसको अलग अलग करने में। और इसके अलावा डेवलपमेंट की तो परिभाषा ही निश्चित नहीं की जा रही थी। अर्थशास्त्री अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट की परिभाषा निश्चित कर रहे थे। अब डेवलपमेंट का क्या इशू था वो बताऊंगा। एक समय ऐसा आया था जबकि बांग्लादेश को 1990 के दशक में बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा विकसित देश घोषित कर दिया था। वो किसी अनपढ़ व्यक्ति ने नहीं किया था, ये ब्रिटेन के अच्छे खासे जानकार बड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये सिद्ध किया था। और बाकायदा सिद्ध भी किया था कि हाँ, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है। अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड ऐसे देशों को इन्होंने नीचे रख दिया था कि ये डेवलप नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा नीचे रैंकिंग में सबसे नीचे पायदान पर रखे गए थे। ठीक है, तो पहले इन दोनों का अंतर हम स्पष्ट करते हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो ग्रोथ समझते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने इतना तो बता ही दिया था कि सस्टेन इंक्रीज इन जीडीपी क्या होगा, ग्रोथ होगी। मैंने ये पहले ही बता दिया था। ठीक है, यानी जीडीपी में लगातार ग्रोथ, जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी होती रही। जैसे कि 2018 में मान लीजिए जीडीपी 100 रुपए की थी, ठीक है, और यही 2019 में मान के चलिए कि जीडीपी 110 रुपए की हो गई। अब 100 से 110 यानी कि 10 रुपए की जीडीपी बढ़ गई। तो कुल मिला के 10 रुपए की बढ़ी, यानी कि 10 रुपए की ग्रोथ हो गई। अब जीडीपी में 10 की ग्रोथ हो रही है, यानी कि ग्रोथ 10 की हो रही है, यानी कि ग्रोथ को मापा जा सकता है। अब एक साधारण सी बात समझिए, जिसको माप सकते हैं वो ग्रोथ में शामिल किया जाएगा। समझ रहे हो, जिसकी हम क्वांटिटी निकाल सकें। यानी नंबर 1 एक बात समझ जाओ कि जिसकी हम क्वांटिटी निकाल सकें वो क्या होगा, वो ग्रोथ होगा। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे इनको करते जाएंगे। नंबर पॉइंट 1 क्या हो गया कि जिसकी क्वांटिटी निकाल सकें। जिसकी क्वांटिटी निकाल ली वो क्या होगी, ग्रोथ हो गई। अब ग्रोथ को और अंदर समझें तो ग्रोथ भी ऐसे नहीं, सिर्फ एक प्रकार से नहीं कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ के भी तो अपने मायने हो सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ तेज हो रही है या ग्रोथ स्लो हो रही है। तो इसके आधार पर भी ग्रोथ को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है सामान्य तौर पर। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, नंबर 1 है लॉगरिदमिक, ग्रोथ, और नंबर 2 है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती है तो अर्थव्यवस्था 2 तरीके से ग्रोथ कर सकती है। एक तो ये कि पहले अर्थव्यवस्था तेजी से उठी और फिर धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी। ऐसा भी हो सकता है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उठ रही है और बाद में स्लो, धीरे धीरे उठ रही है फिर तेजी से ग्रोथ करने लगी। एक तो ये, और दूसरा ये हो सकता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से उठी लेकिन बाद में स्लो हो गई। ठीक है, ये 2 प्रकार से हो सकती है। अब लॉगरिथमिक ग्रोथ क्या होती है कि मान के चलिए पहले तो तेजी से उठी कोई चीज
कोई चीज़ तेज़ी से उठी, लेकिन बाद में वो चीज़ अगर स्लो होती जा रही है, बाद में अगर वो स्लो होती जा रही है, तो ये क्या हो गया, अब इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा ना, ये होगी लॉगरिदमिक ग्रोथ। कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके बीच में तो बहुत तेज़ी से उठी है, लेकिन इसके बाद में ये काफ़ी स्लो जा रही है, तो इसे लॉगरिदमिक ग्रोथ बोलेंगे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होगी, यहीं पर समझ जाओ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि पहले तो काफ़ी स्लो, मान लीजिए ऐसे 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 जा रही थी, लेकिन फिर अचानक इसने जंप ऐसे मारा और ऐसे उठ गई, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी यहाँ तक तो स्लो जा रही थी, स्लो जा रही थी, स्लो जा रही थी, लेकिन अचानक ऐसे उठ गई, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो लॉगरिदमिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने समझा दिया, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप आंसर राइटिंग अगर कर रहे हो तो उसमें आप अक्षरों को, उसमें सुंदरता अधिक लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए। ठीक है, हमने ग्रोथ को समझा कि ग्रोथ क्वांटिटी होती है उसकी, यानी कि मापा जा सकता है। दूसरा हमने समझाया कि ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक लॉगरिदमिक ग्रोथ होती है। अब समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, डेवलपमेंट पर इसमें हमने ये लिख देना, मापा जा सकता है, मापना संभव, ब्रैकेट में गणितीय रूप से लिख दो तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या समझे। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होगा, क्वांटिटी, देखो क्या क्वांटिटी से मापा जा सकता है। अच्छा, मापना और ये सब चीज़ें तो बाद में होंगी ना, पहले ये समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट है क्या। तो देखिए, डेवलपमेंट में कुछ चीज़ शामिल की जाती हैं, जैसे कि आय क्या है। अब ये आय कितना ज़्यादा प्रभाव डालेगी और इससे कितना बड़ा इश्यू बनेगा वो बाद में समझते हैं। शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है। ठीक है, और क्या है, समाज में साहचर्य कैसा है, समाज में साहचर्य कैसा है, समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास कितना है। गवर्नेंस की बात नहीं की गई है, इसमें बात की गई है कि बस इतनी ठीक है। इस टाइप के पहलुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसको तो हमने माप लिया, लेकिन क्या इसको मापना संभव है। शिक्षा कितनी है, कैसे मापोगे। हाँ, ये पहचान सकते हो कि शिक्षा कितनी अच्छी है, स्वास्थ्य कितना अच्छा है, साहचर्य कितना अच्छा है, विश्वास कितना अच्छा है, आय कितनी अच्छी है, नहीं आय कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, यानी कि यहाँ क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ क्वांटिटी है। अब एक बात समझें कि डेवलपमेंट और ग्रोथ को जब अलग अलग किया जाता है तब एक बात बोली जाती है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव, यानी ये गुणात्मक होता है और ये मात्रात्मक होती है। इन बातों को हमें पढ़ा जाता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि जो डेवलपमेंट है ये न सिर्फ क्वालिटेटिव है बल्कि क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि किसी भी परिवार की या देश की अगर आप डेवलपमेंट का अनुमान लगा रहे हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, साहचर्य, विश्वास और ऐसे पहलुओं के अलावा अगर आप आय को शामिल करेंगे, अगर आप आय को शामिल नहीं करोगे तो इन सब के होते हुए भी इनका जीवन स्तर और खुशी वो नहीं मिल पाएगी जो कि आय के बाद में मिलेगी। यानी कि डेवलपमेंट में आय का विशेष योगदान है, यानी आय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बात याद करो कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, ये पता है, लेकिन आपको डेवलपमेंट को लिखना है कि ये ना सिर्फ क्वालिटेटिव है बल्कि इसमें क्वांटिटेटिव गुण भी हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ठीक है, ये किताब की बात है, वैसे क्वालिटेटिव सिर्फ बताया जाता है, लेकिन रमेश सिंह की किताब में यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या डेवलपमेंट को मापना संभव है, तो इस मायने में ये कहा जाता है इसको ओवरऑल, क्योंकि देखो डेवलपमेंट सिर्फ आय तो है नहीं, पूरा का पूरा ही डेवलपमेंट है, जितनी इन सारे पहलुओं के अलावा और भी विभिन्न पहलू मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, समाज में विश्वास कैसा है लोगों में, अब इन सब चीज़ों को मापा तो जा सकता नहीं है,
क्योंकि डेवलपमेंट को मापना है तो यानी कि हमें सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जितने दिखाए जा रहे हैं सबको मापना होगा। तो इसलिए डेवलपमेंट को गणितीय रूप से मापना संभव नहीं होता, ऐसा लिखा जाता है। यानी कि इसको गणितीय रूप से मापना संभव है और इसको गणितीय रूप से मापना संभव नहीं। दो डिफरेंस हो गए। अब दूसरी एक बात समझें कि अगर एक देश को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने के लिए हमें दो आधारों से आगे बढ़ना होता है कि एक तो ये कि हम ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएं, और जब हम ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे तो ग्रोथ के जरिए ग्रोथ से नंबर 1 आय बढ़ेगी, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, ग्रोथ से शिक्षा भी बढ़ेगी, ग्रोथ से स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, ग्रोथ से साक्षर नहीं बढ़ेगा, यानी कि ग्रोथ से आय, शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर तो बढ़ाया ही जा सकता है समाज में सरकार के द्वारा। अब जब ऐसा किया जा सकता है तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ग्रोथ को आप पुश करो, ग्रोथ को आप बढ़ाओ, डेवलपमेंट खुद पे खुद बढ़ जाएगा। और ऐसे विद्वानों में निकल के आता है प्रोफेसर भगवती का नाम। भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, नाम सुना होगा आपने। और भगवती, अगर आपने इनका नाम ना सुना हो तो विकिपीडिया पर डाल के देख लेना इनके बारे में, ठीक है। और दूसरे हैं अमर्त्य सेन, अगर इनका भी नाम ना सुना हो तो इनका भी नाम डाल के देख लेना विकिपीडिया पर, क्या आएंगे, ठीक है। अब कोई भी विचार जब अर्थशास्त्री देते हैं तो वो न सिर्फ अर्थशास्त्री, देखो कोई भी विचार अगर देगा तो उसकी स्वतंत्र एक विचारधारा नहीं होगी, बल्कि उसमें वो किस आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अमर्त्य सेन हैं वो अमर्त्य सेन कांग्रेस की पार्टी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए उनका मानना अलग है। और जो प्रोफेसर भगवती हैं ये दक्षिणपंथी पार्टी, जो मतलब बीजेपी है, उससे ज़्यादा इनका कनेक्शन बताया जाता है। ये सिर्फ कहावतें हैं, ये कोई मैं प्रूव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अमर्त्य सेन तो हैं ही। अच्छा, इनका मानना ये है कि अगर ग्रोथ आप बढ़ाओगे तो ग्रोथ बढ़ा दो, डेवलपमेंट आसानी से बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट आप अपने आप से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको सबसे गवर्नमेंट को जो मेन फोकस करना चाहिए वो ग्रोथ पर करना चाहिए। ये इनका मानना है प्रोफेसर भगवती का। अब अमर्त्य सेन का कहना क्या है कि देखो, आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक काम करोगे कि ब्याज दरों को कम करोगे ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े, ठीक है। और यानी कि आप रोज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करोगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को खोल पाएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करा दोगे, लेकिन उसके बावजूद अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे तो, उसके बावजूद शिक्षा स्वास्थ्य ना बढ़े तो, लोग पैसा लेने के बाद में रोजगार अगर दे भी दिया आपने और रोजगार प्राप्त करने के बावजूद लोग अगर स्वास्थ्य का स्तर अपना सुधार ना पाए तो, शिक्षा का स्तर अपना सुधार ना पाए तो, अगर शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर नहीं सुधार पाएंगे तो लोगों में साहचर्य नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। लोगों में साहचर्य और विश्वास होगा नहीं तो जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर का भी तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टर ये सोचेगा कभी भी सांप्रदायिक दंगे फैल सकते हैं, मुझे इस क्षेत्र से बचना है, इस क्षेत्र में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। और किसी एकाग्र क्षेत्र में जाकर के, किसी निश्चित क्षेत्र में जाकर के जहाँ अच्छी सिक्योरिटी मिल रही होगी वहाँ जा कर के अपना इन्वेस्ट करना चाहेगा। और वहाँ पर अगर नई सुविधा दिखी तो हो सकता है वो अपने आप को होल्ड कर ले और इन्वेस्ट ना करे। यानी कि इन्वेस्टर रुक सकता है, देख सकता है कि जब माहौल अच्छा हो जाए, इन्वायरमेंट ज़्यादा अनुकूल हो, मैं तब इन्वेस्टमेंट करूँ। इनका मानना ये है कि इस हिसाब से आपको विशेष ध्यान देना चाहिए डेवलपमेंट पर, ना कि आय पर। डेवलपमेंट में आपको बढ़ाना चाहिए लोगों में आपस में विश्वास, लोगों के आपस में साहचर्य, स्वास्थ्य का स्तर होना चाहिए अच्छा, शिक्षा का स्तर होना चाहिए। और जब ये सब अच्छे होंगे तो ये सब पुश करेंगे आपकी ग्रोथ को, और जब ग्रोथ आपकी पुश होगी तो आपकी आय भी बढ़ेगी और इस प्रकार देश डेवलप हो जाएगा। अमर्त्य सेन का कहना है, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना। और वही भगवती का कहना है कि अगर आप ग्रोथ बढ़ाओगे तो आप इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन सब पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आय हो, सब बढ़ जाएंगे और डेवलपमेंट आपका अच्छा होगा, इंफ्रा का क्षेत्र बेहतर होगा। अगर आप अच्छा फिक्स्ड इंफ्रा बढ़ा पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि लोगों के रोजगार ज़्यादा विकसित होंगे, लोगों के लिए रोजगार ज़्यादा विकसित होंगे तो लोग अपने आप पर
अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़्यादा बेहतर खर्च कर पाएंगे और लोगों का जो जीवन स्तर है यानी लिविंग स्टैंडर्ड वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इनका कहना ये है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और ये कह रहे हैं ग्रोथ, और ये बहस क्या सिर्फ भारत में है? नहीं, ये भारत में बहस नहीं है, ये वैश्विक लेवल की बहस है। और इन बहस को पिछले बहुत समय से ये चली आ रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट बढ़ाएं या ग्रोथ बढ़ाएं, डेवलपमेंट बढ़ाएं या ग्रोथ बढ़ाएं। आधे अर्थशास्त्री कहते हैं कि डेवलपमेंट बढ़ाएं और आधे अर्थशास्त्री कहते हैं कि ग्रोथ बढ़ाएं। लेकिन विकास की सही मायने में परिभाषा क्या है, इस चीज़ पर ही बहस पहले तो चलती रही। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि इसमें आय को शामिल किया जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि इसमें गवर्नेंस और शामिल किए जाने चाहिए, इसमें एनवायरनमेंट को शामिल किया जाना चाहिए, और बहुत सारे इसमें बताते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शामिल किया जाना चाहिए। इस टाइप के जो राय देते हैं, और कुछ इसकी राय नहीं मना करते हैं। तो इस तरीके से बात चली आ रही थी, और डेवलपमेंट में होना क्या क्या चाहिए यही बात निश्चित नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों इसकी रिपोर्ट यूएनडीपी ने दी एक, और वो रिपोर्ट इन्होंने यूएनडीपी ने क्या दी, यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट दी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए, कुछ सर्वे बताए। इनका कहना ये था कि अगर आप ग्रोथ बढ़ाते हो, अगर आप एक देश की ग्रोथ को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हैं, तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अब मैंने जैसे कि अभी बताया कि कैसे आय बढ़ेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य है, और इन सबको बढ़ावा मिलेगा ग्रोथ से। लेकिन इन्होंने दूसरी बात रखी कि अगर आप डेवलपमेंट में, शिक्षा में अगर आप 20% की बढ़ोतरी करते हैं, यानी एजुकेशन में अगर आप 20% की बढ़ोतरी करते हैं, तो आपकी ग्रोथ रेट में 5% की ग्रोथ रेट बढ़ने की संभावना है। समझे बात को? यानी कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ग्रोथ बढ़ाने से ये बढ़ेगा, लेकिन प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है उन्होंने अपने हिसाब से बताया था। लेकिन यूएनडीपी ने ये कहा, स्पष्ट तौर पर साक्ष्य रखा कि अगर आप 20% की ग्रोथ अपनी शिक्षा में बेहतर करते हो, तो आपकी जीडीपी 5% से ग्रोथ कर जाएगी एक्स्ट्रा। वो कैसे होगा? इन्होंने कहा कि अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, एक बेहतर समाज होगा, तो पहली बात तो ये कि शिक्षा के विकास से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे जो अनैतिक कार्य हैं वो खत्म होंगे शिक्षा के माध्यम से। दूसरी बात ये कि शिक्षा के माध्यम से आपका आईटी सेक्टर बेहतर होगा, आपका जो सर्विस सेक्टर है वो बेहतर होगा। यानी कि इन्होंने इस तरीके से साक्ष्य जुटा करके कहा कि अगर आप शिक्षा में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। अभी तो हम सोचते थे कि ग्रोथ बढ़ाने से शिक्षा बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने कहा शिक्षा बढ़ा दो ग्रोथ बढ़ जाएगी। और जब इन्होंने इन साक्ष्यों को रखा कि इससे ये बढ़ रहा है, इससे ये बढ़ रहा है, तो इसी पर प्रोफेसर भगवती ने कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। बात आई समझ में? अब हमें अगर लिखना हो कि अगर क्वेश्चन इससे संबंधित आए, तो हमें ऐसी तरीके से लिखना है कि हालांकि ग्रोथ के बढ़ाने के ये पैमाने, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट, ग्रोथ बढ़ाने, जो ग्रोथ की तरफ जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्री कहते हैं, उनका मानना ये है कि इससे डेवलपमेंट को भी ऐसे बढ़ावा मिलेगा। वहीं डेवलपमेंट बढ़ाने कहते हैं, उनका मानना ये है कि ग्रोथ बढ़ाने को इस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यूएनडीपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रोथ बढ़ाने से डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। वहीं डेवलपमेंट में भी अगर एजुकेशन में अगर हम 20% की बढ़ोतरी करते हैं तो 5% से ग्रोथ बढ़ जाती है। और इसी प्रकार उन्होंने स्वास्थ्य और विभिन्न जो डेवलपमेंट का आयाम है उसके बारे में कहा। और इसी पर प्रोफेसर भगवती का बयान कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पूरक हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंक्लूजन लास्ट में लिख दिया, मैंने बोल दिया। ठीक है, अब तो इस तरीके से ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट ये टॉपिक खत्म। तो दोस्तों ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट टॉपिक खत्म हो चुका है। अब समझना है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस टॉपिक। ठीक है, तो मैंने बताया कि जिस समय ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का ये जद्दोजहद चल रही थी, अपनी अपने बयान दे रहे थे अर्थशास्त्री अपनी अपनी तरफ से, कोई कह रहा था ग्रोथ बढ़ाओ, कोई कह रहा था डेवलपमेंट। तो इसी बहस के बीच में भूटान के जो राजा थे, नरेश थे, भूटान के नरेश, तो भूटान में किंगडम सिस्टम है, ये तो आपको पता होगा। तो भूटान के जो राजा थे उन्होंने 1972 में एक रिपोर्ट निकाली
और इसके अकॉर्डिंग एक इंडेक्स तैयार किया गया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स 1972 में। अब इसमें इन्होंने कुछ आयामों को निर्धारित किया। अच्छा, कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई मजबूरी में ये ना तो ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ा सकते और ना ही डेवलपमेंट, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, इतने ज़्यादा संसाधन भी इनके पास है नहीं, इसलिए इन्होंने ये निकाली है। लेकिन इसको विश्व बैंक ने अपनाया, इनकी इस जो इन्होंने तरीका बताया उस तरीके को विश्व बैंक ने अपनाया और वैश्विक स्तर पर बहुत सारे देश इस चीज़ को अपना रहे हैं, और तो इस आधार पर इसको मान्यता मिली है। अब इन्होंने शामिल किन किन चीज़ों को किया पहले वो समझते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी अब देखिए, अब यहाँ पर आप ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अलग अलग करके मत देखना, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है, अब वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो मैं समझा चुका हूँ। इनका कहना है कि देश का विकास होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब हम ऐसा ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रकृति के संसाधन हैं उनका अचानक हम ही उनका उपयोग कर लें, उनका शोधन कर लें। उनको भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर भी रखना चाहिए, इनने ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा गुड गवर्नेंस हो। शायद समझ में नहीं आएगा इसलिए छोटा छोटा लिख गया मैं, इसलिए बड़ा बड़ा लिखा। इन्होंने कहा कि गवर्नेंस जो है, जो वहाँ की, वो गुड होनी चाहिए किसी भी राष्ट्र की। ग्रोथ सस्टेन होनी चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? और पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। इन्होंने तीसरा रखा कि पर्यावरण का संरक्षण बेहतर हो, यानी 1 2 3, चौथा और रखा है, और चौथा इन्होंने रखा कि कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, यानी हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, अब सांस्कृतिक विरासत हुई, सांस्कृतिक स्थापत्य जो होते हैं हमारे वो हुए, सांस्कृतिक नृत्य हुए, संस्कृति से संबंधित जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं वो बेहतर तरीके से संरक्षित होनी चाहिए, अपनी संस्कृति को हमें लेके चलना चाहिए, ये इनका कहना था। यानी ग्रोथ हो लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, गुड गवर्नेंस हो, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, और कंजर्वेशन ऑफ अवर कल्चरल वैल्यूज। तो इन्होंने इसको रखा, और इसको वर्ल्ड बैंक ने भी मान्यता दी, और वैश्विक लेवल पर कई देश इसको अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में एक आई है, इस चीज़ को आप समझ गए। और इसके अलावा एक और चीज़ है कुजनेट कर्व। अब दोस्तों ये टॉपिक है कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व क्या है? देखो, जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करते हैं, हम उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से करे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन होता है वो बढ़ता जाता है। और ये सिर्फ एक देश में नहीं कि किसी एक देश में ऐसा हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज या जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उन सब ने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाया है। ये बात तो सिद्ध है, आपने भी पढ़ी होगी। तो एक बात इसमें हम देखते हैं, ये जो कुजनेट कर्व है वो हम इनकम के बीच में यानी आय के बीच में, अब आय वो किसी की भी ले सकते हो, आय आप चाहे तो देश की ले लो और चाहे प्रति व्यक्ति की ले लो। तो मान लो हम पर कैपिटा इनकम ले रहे हैं, ठीक है, इनकम के बीच में आय, और ये होता है पॉल्यूशन लेवल लिख लो, यानी पॉल्यूशन लेवल के बीच में और इनकम के बीच में खींचा जाता है कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व खींचा और भी विभिन्न चीज़ों के बीच में जा सकता है, लेकिन ये यहीं से इसकी संकल्पना बताई जाती है, यहाँ से ये बताया जाता है कि ये इसके लिए सबसे बेहतर है, और इसके अलावा भी कई चीज़ों के लिए इसको खींचा जा सकता है, इसमें कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि ये है ऐसा। अब वो कैसा है, देखो, जब हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ग्रोथ, तो जो पॉल्यूशन है, मान लो हमने ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश की और यहाँ तक हम बढ़ा के ले गए ऐसे, तो
इस तरीके से बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम अपनी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पॉल्यूशन का स्तर गिरने लगेगा। यानी अब सुनो, अब मैंने एक खाना कर दिया ये, अब एक बात समझने की कोशिश करो कि इस लकीर तक, यानी मान लीजिए x है, x की सीध तक, यहाँ तक हमने जब ग्रोथ बढ़ाई है यहाँ तक, यानी ग्रोथ हमारी ये हो गई, मान लीजिए G1 ग्रोथ हो गई, तो जो पॉल्यूशन है वो भी तो हमारा हो गया P1 इतना। और मान लीजिए अगर हमने ग्रोथ इतनी ही बढ़ाई होती है, मान लो हम G' होता तो पॉल्यूशन हमारा ये होता P', यानी कि अगर हमने ग्रोथ कम की तो पॉल्यूशन हमारा कम है, अगर हमने ग्रोथ ज़्यादा की तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया देश में। लेकिन ये कहते हैं कि एक सीमा ऐसी आती है जब देश अपनी बेहतर स्थिति पकड़ लेता है ग्रोथ में और देश अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद में वो जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट पॉल्यूशन से निपटने के लिए करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फिर उस देश का पॉल्यूशन कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि ग्रोथ को और तेजी से अगर आप बढ़ाते रहोगे तो मान लीजिए अब आप यहाँ पहुँचे, तो अब ग्रोथ जो हो गई आपकी G2 हो गई, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो देखो, जो पॉल्यूशन यानी कि P2 है वो P1 से कम हो गया, समझ रहे हो। अब ये जो ग्राफ है इसका, ये ग्राफ, इसको U ऐसा होता है और ये ऐसा है, तो इसको उल्टा U भी बोला जाता है। कि अगर आपके सामने आए कि भाई पॉल्यूशन और इनकम के बीच में, यानी आय के बीच में किस प्रकार का कर्व खींचता है, तो आप उल्टा U भी लिख सकते हैं। ऐसा आ जाए कि कुजनेट कर्व को, इनमें से कौन सा उल्टा U होता है, तो आप कुजनेट कर्व को लिख सकते हैं। ये PCS 2019 में भी आया है ये पेपर, ये क्वेश्चन, ठीक है, यूपी PCS 2019 में। तो ये आप समझ गए कि यानी कि एक सीमा तक अगर हम इनकम बढ़ाएं तो पॉल्यूशन बढ़ेगा और उसके बाद में पॉल्यूशन कम होना शुरू हो जाता है किसी भी देश का, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। इससे अगले वाली क्लास के लिए इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।